नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉम्बे से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया है। आपको बता दें, 2013 के चर्चित यौन उत्पीड़न मामले में यह बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। गोवा सरकार की अपील पर हाईकोर्ट ने यह बड़ा निर्णय सुनाया है। आपको बता दें, 2021 में निचली अदालत ने उसे बरी कर दिया था, जिसके बाद से कोर्ट की तरफ से आज ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। तरुण तेजपाल मामले में ये नया मोड़ आया। आपको बता दें, बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने वर्ष 2013 के चर्चित यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी करार दिया है। यह फैसला गोवा सरकार की ओर से दाखिल उस अपील पर आया है जिसमें वर्ष 2021 में गोवा सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए बरी करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद निचली अदालत के फैसले की समीक्षा की और अपना निर्णय सुनाया है। तरुण तेजपाल से जुड़े इस मामले ने देश भर में काफी चर्चा बटोरी थी। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, 2013 के चर्चित यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला आया है। गोवा सरकार की अपील पर हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला जो है वो सुनाया है। तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर पीडीए को लेकर वार पलटवार तेज हो गया है। आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूला पर तीखा हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए पीडीए को गिरगिट बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी का पीडीए कभी पंडित तो कभी पीड़िता के मुद्दे में बदलता रहता है। केशव मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। साथ ही उन्होंने ये भी सैफई को लेकर भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि उनके लिए सैफई मक्का मदीना है। बीजेपी नेता के इस बयान के बाद अब यूपी की सियासत में जुबानी जंग और भी तेज हो गई है। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी की ओर से इस हमले पर क्या पलटवार किया जाता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मथुरा से है, जहां पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 7 अगस्त से 3 दिवसीय धार्मिक यात्रा पर मथुरा वृंदावन पहुंचेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वो सुबह 9:30 पर दिल्ली स्थित 12 जनपद से सड़क मार्ग द्वारा रवाना होकर दोपहर करीब 12 बजे विवांता होटल और वृंदावन पहुंचेंगे। प्रवास के दौरान वो श्री बांके बिहारी मंदिर और प्रेम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, शाम 7:30 पर उनका धानुका आश्रम जाने का भी कार्यक्रम है। प्रशासन ने उनके दौरे को लेकर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर ली है। 3 दिवसीय प्रवास के बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 9 अगस्त को शाम 4:30 पर विवांता होटल से सड़क मार्ग द्वारा दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के विधायक उमा शंकर सिंह के निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर है। उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर रखा गया, जहां बड़ी संख्या में समर्थक और शुभचिंतक श्रद्धांजलि देने पहुंचे। आपको बता दें, बसपा प्रमुख मायावती, उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, विधायक संग्राम सिंह, केतकी सिंह सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। आवास के बाहर समर्थकों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सभी ने उमाशंकर को जनप्रिय और कर्मठ जनप्रतिनिधि बताते हुए कहा कि उनका निधन प्रदेश की राजनीति और समाज के लिए अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का बीती रात निधन हो गया। उमाशंकर सिंह लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। लगातार उनका इलाज चल रहा था और कल उन्होंने अंतिम सांस ली। इस वक्त हमारी मौजूदगी उमाशंकर सिंह के आवास के बाहर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम नेता जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं
उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। जिस वक्त खबर आई थी उमाशंकर सिंह ने का निधन हो गया है, उसके बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, बसपा प्रमुख मायावती की बात की जाए, सभी लोगों ने एक्स पर पोस्ट करके शोक व्यक्त किया था और उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। कुछ देर पहले बसपा प्रमुख मायावती उमाशंकर सिंह के आवास पहुंची थी और तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना यहाँ पर मौजूद हैं और अभी समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। तो यानी जो पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम नेता जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और उमाशंकर सिंह की अगर बात की जाए तो वो एक लौते विधायक थे बहुजन समाज पार्टी के। उनका अपना जनाधार था। जिस वक्त पार्टी ने बड़ी हार का सामना किया था, उस वक्त उमाशंकर सिंह ने अपनी जीत दर्ज कराई थी। बलिया के रसड़ा से विधायक हैं उमाशंकर सिंह और जिस तरीके से बसपा प्रमुख मायावती की बात की जाए तो उनके भरोसेमंद विधायक हैं। और उमाशंकर सिंह की राजनीतिक यात्रा की बात की जाए तो वो आसान नहीं थी, क्योंकि बलिया के नगरा क्षेत्र के खनवर गांव से निकलकर उन्होंने अपने दम पर ऐसा जनाधार बनाया कि रसला विधानसभा उनकी राजनीतिक भूमि बन गई और बसपा के संगठनात्मक ढांचे में उनका विशेष स्थान था और पार्टी सुप्रीमो मायावती के विश्वास पात्र नेताओं में से उनकी गिनती होती थी। यही कारण था कि प्रदेश में बसपा के लगातार कमज़ोर होते जनाधार के बीच वो अपनी सीट बचाए रखने में सफल रहे। फिलहाल ये उत्तर प्रदेश राजनीति के लिए बड़ी क्षति है और ख़ासकर बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो बसपा के लिए ये अपूर्ण क्षति है। अब विधानसभा में बसपा का एक भी विधायक नहीं है। जिस तरह से बीती रात उमाशंकर सिंह ने अंतिम सांस ली, उनका निधन हो गया, जिसके बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है और तमाम नेता जो है वो उमाशंकर सिंह के आवास पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। समाजवादी पार्टी से विधायक संग्राम सिंह उमाशंकर सिंह के आवास पहुंचे हैं। विधायक जी, अपूर्ण क्षति है जिस तरीके से उमाशंकर सिंह का कल निधन हुआ, लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी क्षति हुई है। जहाँ तक मैं उमाशंकर सिंह जी के साथ लगभग 14 साल, जो मैंने तीसरी बार वो भी विधायक थे, मैं भी साथ में काम, वो हमेशा गांव, गरीब, किसान कैसे वहाँ विकास पहुँचाया जाए। यद्यप उनकी सरकार नहीं थी, लेकिन वो बार बार जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उनसे अनुरोध करते थे कि आप हमारे विधानसभा क्षेत्र में फला अमुक परियोजनाएं हैं, अगर स्वीकृत हो जाएगी तो गांव का विकास हो जाएगा। फिर मैंने उनको देखा जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, उस समय भी वो लगातार बलिया का विकास, अपने क्षेत्र का विकास कैसे हो, उसको लेके हमेशा चिंतित रहते थे। और जब कोई नौजवान कुछ नया करने को सोचता था तो उमाशंकर सिंह जी उसमें सकारात्मक सुझाव देते थे कि ऐसे मेहनत करो, ऐसे एस्टीमेट बने, ऐसे साइट पे जाओ, साइट प्लान करो। तो देखा जाए तो एक राजनीतिक को जहां हमने खोया है, एक राजनीतिक व्यक्तित्व, युवा व्यक्तित्व। उनकी कंपनी का नाम ही छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी था। सोचिए कि वो एक खुद हिस्ट्री ली है उनकी कंपनी कि छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी। एक व्यक्ति नीचे से उठ करके इतनी ऊंचाई प्राप्त कर लेना, और लोकतंत्र में जब पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी कहीं जीत नहीं पा रही थी, ऐसे समय में भी जनता में बने रहना, ये उमाशंकर सिंह जी की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी बहुत स्नेह करते थे उमाशंकर सिंह जी के इस सकारात्मक उनका असमय जाना। हमारे पूर्वांचल, हमारे साथी अरविंद गिरी जी, हमारे युवजन सभा के प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे बगल समर सिंह जी हैं जो हम लोग छात्र नेता रहे, तो उमाशंकर सिंह से मिल करके एक नई ऊर्जा होती थी। आज उनके न रहने पर बहुत दुखद है। विधानसभा में अक्सर आप लोगों की मुलाकात होती रही, लेकिन इस बार सत्र में बीमारी के चलते उमाशंकर सिंह नहीं पहुंचे और सत्र खत्म हुआ, उसके दूसरे दिन ही खबर आ गई कि उनका निधन हो गया। अगर आप देखेंगे तो जो पिछला सत्र था, जो कि डॉक्टर की एडवाइस क्या थी क्या नहीं थी वो मुझे नहीं जानकारी, लेकिन उसके बाद भी आए और वो कुछ बोलना चाह रहे थे, बोले भी, और बलिया के विकास के लिए बोले, पूर्वांचल के विकास के बोले। सरकार को उन्होंने सकारात्मक सुझाव दिया
कि आप इस क्वालिटी के साथ एक्सप्रेसवे की डिजाइन करिए या गांव के डेवलपमेंट की डिजाइन आप इस आधार पे करिए। आपकी डिजाइन उतनी फिट नहीं बैठ रही है, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। तो ये उनकी खूबी थी और ये सबसे बड़ी खूबी ये थी कि सबके बीच जो राजनीतिक शिष्टाचार था वो उमाशंकर सिंह से कोई सीखे कि सबके बन के वो रहते थे, कभी भी वो टूट करके कोई बात नहीं करते थे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। समाजवादी पार्टी से विधायक संग्राम सिंह उमाशंकर सिंह के आवास पहुंचे और उनका कहना है कि सबसे मिलजुल कर उमाशंकर सिंह रहते थे। यह अपूर्ण क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। झारखंड में जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 13 दिनों से छात्र धरने पर बैठे हैं और कई आंदोलनकारी भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ियां हुई और वो इस मामले में स्पष्ट कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सरकार ने आंदोलनकारियों से बातचीत के लिए 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई, लेकिन छात्रों ने इस कमेटी से बातचीत करने से इनकार कर दिया है। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद सार्वजनिक मंच पर आकर उनसे बातचीत करें। वही मामले की जांच कर रही सीआईडी ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। 5 और लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब तक कुल 19 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। अब देखना होगा कि सरकार और आंदोलनरत छात्रों के बीच गतिरोध कब खत्म होता है और जेपीएससी विवाद पर क्या समाधान निकलता है। इसी पर बनी है हमारी एक खास रिपोर्ट, चलिए आपको दिखा देते हैं। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। 13 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्र सरकार के मंत्रियों से नहीं बल्कि सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत की मांग पर अड़े हैं। इधर सरकार ने 4 मंत्रियों की कमेटी बना दी है, लेकिन छात्रों ने बंद कमरे में बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वार्ता सार्वजनिक मंच पर और कम से कम 2 मीडिया प्रतिनिधियों के बीच में होगी। हालांकि खबर है कि आज प्रदर्शनकारी छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल राज्य सरकार से मुलाकात कर सकता है। छात्रों की मांग है कि जेपीएससी समेत दूसरी भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच सीआईडी के साथ साथ ईडी से भी कराई जाए। उन्होंने सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो महा आंदोलन होगा। हम बस इतना चाहते कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, सीजीएल रद्द करे, सीबीआई जांच कराए, बस यही चाहते हैं हम लोग ने तो और महा आंदोलन करेंगे सर, बस यही बोलना चाहते। हम चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार आए जल्द से जल्द और हमारी बात को पूरी की जाए, हमारी मांग को पूरी की जाए और हमारा बात है जो वो सरकार तक पहुँचे, झारखंड सरकार तक। उधर सरकार की ओर से जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सीआईडी ने 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में 19 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसआईटी डिजिटल रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच में जुटी है। इधर आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। कल एनएसयूआई का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला। मुलाकात के बाद एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन हमारा रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो है उनके भविष्य को लेकर बड़ी चिंताएं जताई है और जो अनशन पे आंदोलनकारी हमारे साथी हैं, छात्र हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जताई है और उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई दोषियों के प्रति की जाएगी, चाहे कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। कड़े कानून जो है इस पे बनाए जाएंगे और उन्होंने छात्रों को भी ये आह्वान किया है, उनको निमंत्रण दिया है कि आप एक डेलीगेशन बना के आइए। वहीं देर रात पूर्व बीजेपी विधायक और शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन भी आंदोलन स्थल पर पहुंची और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर निशाना साधा। हम समझते हैं हमको बहुत तकलीफ हुआ जो हम 12-13 दिन से जो हम इन लोगों की स्थिति को देख रहे हैं, कोई चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, मतलब अपने एक तरह से तो उनका पूरे तरह से लाइफ को बर्बाद कर दिया गया। आखिर किसने बर्बाद किया? आज इन लोग पूछ रहे हैं, बच्चे लोग पूछ रहे हैं, इनके लाइफ के साथ में, कैरियर के साथ में खिलवाड़ किसने किया? इस आंदोलन की गूंज अब सियासी गलियारों में भी जोर शोर से सुनाई देने लगी है। जहां कांग्रेस कह रही है कि वो छात्रों के साथ खड़ी है, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए के पूरे घटक दल वो तो बहाने ढूंढती है और वो सब छात्रों की समस्या से उनका कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व, हेमंत सोरेन जी स्वयं युवा भी हैं, स्वयं संवेदनशील भी हैं
और हमारे कांग्रेस के लोग उनसे हमेशा संपर्क में है, जो छात्र हमारे हैं, जो बहुत सारे मानवीय सहायता है, जो डॉक्टर्स है, वो हमारे टीम प्रोवाइड भी उनको कर रही है। और हम लोग छात्रों के साथ हैं, उनके जो इश्यूज हैं, आज हम लोग भी चाहते हैं जेपीएससी में पारदर्शिता हो, जेपीएससी में लोगों के विश्वास कायम रहे। और कांग्रेस से मैं खास तौर पर जानना चाहूँगा, जो छात्रों के हित में बात करते हैं, आंदोलन करने का निर्णय लेते हैं, छात्रों को हितैषी बने हुए हैं, तो अब राहुल जी, कांग्रेस पार्टी, आपकी सरकार वहाँ है, तो कहाँ गए आपकी नैतिकता? क्यों नहीं वहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं? क्यों नहीं मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं? क्यों नहीं अपना समर्थन वापस कर रहे हैं? दो नजरिया मत रखिए राहुल बाबा। यानी सड़क पर छात्र, सियासी बयानबाजी और सरकार पर लगातार बढ़ता दबाव। अब पूरा गतिरोध सिर्फ एक सवाल पर आकर टिक गया है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद आंदोलनकारी छात्रों के पास आकर उनसे बातचीत करेंगे या फिर प्रतिनिधि मंडल के जरिए ही समाधान निकालने की कोशिश होगी। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर है कि क्या बातचीत से समाधान निकलेगा या झारखंड का ये छात्र आंदोलन आने वाले वक्त में और तेज होगा। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वन महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पीपल फॉर पीपल अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद के सदस्यों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ पीपल का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील भी की। वहीं कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मिशन को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने एआई मिशन के लिए 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इस मिशन से डिजिटल विकास और तकनीकी नवाचार, कौशल विकास और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कर्नाटक के मांड्या में कुदरत का खूबसूरत नजारा देखने को मिला। आपको बता दें, काबिनी जलाशय से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद गगनचुम्बी जल प्रताप एक बार फिर पूरी रफ्तार के साथ बहने लगा। तेज बहाव के साथ गिरता पानी और झरने की मनमोहक छटा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बड़ी संख्या में लोग इस प्राकृतिक नजारे को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। मानसून के बाद गगनचुम्बी जलप्रपात की खूबसूरती और भी बढ़ गई है, जहां पानी की धाराएं पहाड़ों से गिरकर अद्भुत दृश्य पेश कर रही है। कर्नाटक का ये प्रसिद्ध झरना अब पर्यटकों के लिए एक बार फिर आकर्षण का केंद्र बन गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान के नीम का थाना में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें, शाहपुरा चिड़ावा रोड को चौड़ा करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तीसरे दिन भी कई अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। अधिकारियों के मुताबिक 80 फीट चौड़ी सड़क बनाने के प्रोजेक्ट के तहत सड़क किनारे बने कई ढांचों को हटाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि सड़क विस्तार से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी। वहीं कार्रवाई के दौरान प्रशासन की टीम और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। सड़क चौड़ीकरण परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए अतिक्रमण हटाने का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर शाहजहांपुर से है, जहां 31 जुलाई को थाना कांड के क्षेत्र में हुए गौतम मौर्य हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार हत्या की वजह एक युवती से जुड़े प्रेम प्रसंग और आपसी रंजिश थी। इस मामले में पहले ही मुख्य आरोपी समीर अली समेत 4 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। अब पुलिस ने हत्या के लिए कथित रूप से उकसाने और साजिश में शामिल होने के आरोप में युवती के भाई अश्वनी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में सामने आया कि मृतक गौतम और समीर दोनों युवती के संपर्क में थे, जिससे विवाद बढ़ गया। आरोप है कि गौतम द्वारा लगातार धमकियां दिया जाने के बाद अश्वनी ने समीर के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। इसके बाद समीर ने गौतम पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने अश्वनी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी है।
शाहजहांपुर में थाना क्षेत्र कांड में दिनांक 1 अगस्त 2026 को एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। गौतम की हत्या की गई थी समीर के द्वारा। उसी विवेचना के क्रम में आज थाना क्षेत्र कांड पुलिस द्वारा अभियुक्त अश्विनी पुत्र गुड्डू को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अश्विनी की बहन से गौतम के और अभियुक्त समीर दोनों के संपर्क थे, जिसके संपर्क को लेकर दोनों में विवाद रहता था। गौतम बहन को जो अश्विनी है इसकी बहन को काफी परेशान करता था, हरेसमेंट करता था और ब्लैकमेल करता था, जिसकी शिकायत वो अपने भाई अश्विनी और समीर से करती थी। तो इसी का फायदा उठाते हुए अश्विनी ने समीर को आगे किया और इसको इंस्टिगेट किया कि इसको मार देना चाहिए, इसको रास्ते से हटा देना चाहिए, और इसी षड्यंत्र के तहत समीर ने गौतम की हत्या कर दी। शाहजहांपुर में थाना क्षेत्र कांड में दिनांक। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।